नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है अनिल शर्मा। दर्शकों, अनिल शर्मा गांव के प्रधान से लेकर एमएलए और मंत्री तक का इनका राजनीति का सफ़र रहा है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन सफ़र और इनकी जो एक राजनीतिक यात्रा रही है, उन सब तमाम बातों पर आपसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अनिल शर्मा जी से। विधायक जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं अच्छा हूँ बिल्कुल। आपकी एक जर्नी गांव के प्रधान से लेकर एमएलए और मंत्री तक रही है। जी जी। और एक लंबा अनुभव, मुझे लग रहा है 34-35 साल का आपका एक अनुभव है राजनीति का। तो आप बेसिकली मंत्री जी रहने वाले कहाँ के हैं? बेसिकली मैं रहने वाला बुलंदशहर में, शिकारपुर तहसील में मेरा गांव है, सुरजावली उसका नाम है जी। सुरजावली गांव का मैं मूल निवासी हूँ। तो आपकी एजुकेशन गांव में ही रहकर हुई है या बुलंदशहर? नहीं, मेरी एजुकेशन पार्ट्स में हुई। असल में मेरा बचपन में बड़े डिस्टर्बेंसेस रहे परिवार में जी। मैं बुलंदशहर में पढ़ा और उसके बाद फिर मैं दिल्ली पढ़ा। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में मैं दिल्ली रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। ओके। उसके बाद गांव में आपकी फैमिली रहती थी या कैसे, क्या? नहीं, गांव में बेसिकली बिल्कुल गांव में हमारा परिवार रहता है जी। और मेरे ग्रैंडफादर बेसिकली जमींदार थे। नोएडा में हमारी जमींदारी थी जी। उसके बाद हमारा फार्म भी था जो शीरखुद काश्त की ज़मीन थी जी। बाद में जब वो जमींदारों को दी गई तो हमारा अपना फार्म था वहाँ बादौली गाँव में जी। बादौली गाँव में। और उसके बाद सुरजावली हमारा गांव था, नंबरदारी का गांव था जी। हम सब लोग बेसिकली किसान परिवार से और मेरा परिवार वहीं निवास करता था जी। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में अभी वर्तमान में तो मेरा छोटा भाई है जी, जो वर्तमान में प्रधान है सुरजावली का। उसकी पत्नी प्रधान है जी। और मेरी बहनें हैं, 3 बहनें हैं जी। मेरी पत्नी है, एक मेरे पुत्र है, एक मेरी पुत्री है। तो अभी एक बेटा एक बेटी है आपके। तो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बेटी डॉक्टर है जी, MBBS डॉक्टर है वो। उसको आयोग से उसका सिलेक्शन हुआ स्टेट गवर्नमेंट में जी। उसके बाद फिर उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो अभी वो MD कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। ओके। गायना सर्जन में। अच्छा, गायनकोलॉजी में। ओके। और बेटा? बेटा मेरा भी उसने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। MIT से फिर उसने LLM किया, तो अभी रजिस्टर्ड है वो हाई कोर्ट दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बेसिकली वो राजनीति में ही, क्योंकि एक ही पुत्र है तो राजनीति में उसका रुझान है, तो मेरा भी सहयोग करता है। और पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में क्षेत्र में कोषाध्यक्ष था जी। अभी बाद में उसको दायित्व मुक्त कर दिया गया, तो अभी भी राजनीति में ही उसकी रुचि रहती है, राजनीति करता है। आपका एक मैंने किस्सा आपकी फैमिली का एक सुना था, कोई मामला आपका पूर्व में हो गया था, कोई थ्रेड व्रेड मिली थी बहुत पहले की, कोई बात है कुछ ऐसा? आपके फादर जमींदार थे उस ज़माने में, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, थ्रेड नहीं मिली। वो एक बेसिकली एक बड़ा हादसा रहा मेरे जीवन में। हमारे यहाँ काफ़ी लेवल तक पार्टीबंदी रही। मेरे फादर का मर्डर हुआ जी। उसके बाद फिर एक सीरीज़ चली कत्ल और मर्डर की। बहुत छोटा था, 9 वर्ष की मेरी उम्र थी जी। तो इसी कारण से मेरी स्कूलिंग जो है डिस्टर्ब रही। कभी मैं दिल्ली पढ़ा, कभी मैं बुलंदशहर पढ़ा। तो दादा आपके थे? मेरे फादर का मर्डर, दादा मेरे थे। दादा थे, फादर का मर्डर? मेरे फादर का मर्डर हुआ था। ओके। और उसके बाद फिर एक पूरी सीरीज चली कत्ल की जी। और एक लंबा एक यहाँ। तो आपके दादा कांग्रेस में भी कुछ किसी? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस में जिलाध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर रहे। तो वो पुरानी तो काफ़ी पहली बात, पुरानी बात है। तो फादर के मर्डर के बाद फिर आप लोगों को थोड़ा सा अलग अपना पढ़ाया गया, उस तरीके की चीज़ें नहीं? हाँ। तो एजुकेशन जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के बाद जी, फिर उसके बाद आपकी यात्रा कैसे स्टार्ट हुई? फिर मैं, क्योंकि गांव में मेरे ग्रैंडफादर अकेले थे जी, और मेरे जो चाचा थे वो उनका अलग व्यापार था, और गांव में वो बहुत अकेला महसूस करते थे क्योंकि पार्टी बंदी थी, एनिमिटी वो सब रहता ही है, माहौल वायुमंडल सब ऐसा रहता है। तो उन्हें लगा कि मैं अकेला हूँ, आयु उनकी बहुत हो गई, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से बुला लिया। मेरी शिक्षा बीच में डिसकंटिन्यू करके, हालांकि वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी
हम लोग कर रहे थे। मेरे कई साथी जो मेरे साथ पढ़े, मेरे रूम में रहे, रूममेट रहे, वो सब IPS और IAS लड़के बन करके गए, बट मुझे फिर बीच में बुला लिया गया और अपने ग्रैंडफादर के कारण से मैं बीच में गांव में आ गया। और गांव में आने के तुरंत बाद 1989 में मुझे गांव में, जबकि बहुत सारी वहाँ बड़ी विविधता थी, बड़ी प्रतिकूल वातावरण था, पूरे गांव ने मिल करके मुझे निर्विरोध, अनअपोज्ड, बिना चुनाव के बहुत छोटी आयु में प्रधान बनाया। आपकी एज क्या रही होगी जब? मेरी एज उस वक्त रही होगी 21-22 वर्ष। 21-22 वर्ष। तो आप 2 टर्म प्रधान रहे हैं गांव के? नहीं, बेसिकली तो तब से लेकर एक टर्म अगर छोड़ दिया जाए तो मैं ही प्रधान हूँ। प्रधान इन द सेंस मेरे फैमिली मेंबर प्रधान है, लेकिन वो फैमिली मेंबर रहते हैं, बट चुनाव मुझी को लड़ना पड़ता है जी। मतलब प्रधान का चुनाव लड़ना, प्रधानी करना, ये मेरा ही काम है। फेस आप ही का है। हाँ, मैं रहा 2 बार, मैं रहा 2 बार, मेरी पत्नी रही, एक बार मेरा सगा छोटा भाई रहा, एक बार मेरे रियल छोटे भाई की वाइफ रही, इस बार वर्तमान में मेरे रियल छोटे भाई की वाइफ है। एक टर्म जब मैं चुनाव हार गया था विधायक का, और यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कुछ लोग 12-16 वाले टर्म, हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया मेरे गांव में जाकर के, क्योंकि पुलिस से लोग वहाँ बड़े त्रस्त रहते हैं, तो मेरे परिवार के लोग पलायन कर गए। तो ऐसे 30 या 40 वोट से एक चुनाव में इस दौरान प्रधान का हारा हूँ जी। मदर मेरी वाइफ जिला पंचायत की मेंबर भी रही है। ओके। उसी मेरे वार्ड से जिला पंचायत की मेंबर रही है। शादी कौन से सन में हुई आपकी? मेरी 87 में, सॉरी 87 में हुई थी। ओके। शादी आपकी कहाँ से हुई? मेरी शादी बुलंदशहर, चांदो के गांव पड़ता है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, और लेकिन उनका रहना सहना बुलंदशहर में, वो लोग बेस्ड थे। और वो फैमिली भी राजनीति से? हाँ, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल फैमिली। हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ जो जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे बुलंदशहर के जी। हाँ, और काफ़ी मतलब पॉलिटिकल परिवार है जी जी जी। तो विधायक जी, आप 2 बार खुर्जा से विधायक रहे हैं, 2002 से लेकर और 12 तक जी। उसके बाद में बीच का एक चुनाव हारने के 12 में मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज क्योंकि हो गई थी जी, तो एक चुनाव मैंने लूज़ किया, फिर 17 में हुआ, फिर 22 में। तो 17 वाले टर्म में आपको पर्यावरण मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉरेस्ट बनाया। तो एक बहुत लंबी जर्नी है, मतलब 30-35 साल की एक जर्नी है, एक बहुत बड़ा अनुभव राजनीति का होता है। तो अभी शिकारपुर विधानसभा से आप विधायक हैं, तो अभी पिछले 10 साल में आपने वहाँ क्या क्या विकास कराए हैं जो एक मतलब सराहनीय वर्ग को, जिसको एक लंबी सूची है विकास की, डेवलपमेंट की। असल में विकास कराना जो है ना, हम मेरा नहीं, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरी पूरी फैमिली का जो है, एक हम लोगों का बड़ा एक समझिए एक जज्बात रहता है कि डेवलपमेंट करना। मेरे गांव के लिए बहुत काम किया मेरे ग्रैंडफादर ने। मुझसे पहले मेरे ग्रैंडफादर ही प्रधान रहते थे लगभग 40 साल लगातार जी। तो शिकारपुर में हम लोगों ने बड़ा काम किया। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा, भी शिकारपुर विधानसभा में आता? हाँ, शिकारपुर विधानसभा में आता जी। शिकारपुर विधानसभा क्योंकि रिजर्व थी जी फॉर शेड्यूल कास्ट, तो इसलिए मैं खुर्जा से लड़ा। फिर खुर्जा रिजर्व हो गई, तो फिर मैं वापस अपनी विधानसभा में मूल में लौट आया। तो हम लोगों ने 569 करोड़ रुपए का एक पूरी कार्ययोजना बनाकर, एक पूरा श्वेत पत्र बना करके मैंने जारी किया पूरी विधानसभा में। तो लगभग 569 करोड़ रुपए के काम मैंने शिकारपुर में किए, जबकि 2 वर्ष हम कोविड से घिरे थे जी। ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद भी बहुत बड़ा लेवल पे वहाँ काम हुआ। बड़े बड़े काम अगर मैं गिनाऊँ तो मेरे यहाँ 3 ऐसे बड़े रास्ते हैं जो मेरी विधानसभा को लिंक करते हैं अन्य कस्बों से, शिकारपुर को लिंक करते हैं। एक तो पहासू शिकारपुर मार्ग है जो बहुत ही छोटा 3.3 मीटर का रास्ता था और बहुत ट्रैफिक वॉल्यूम था, उसको चौड़ा करके बनाया गया, उसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग करी गई और लगभग 25 या 26 करोड़ रुपए से ये काम कराया गया जी। 2 और रास्ते थे, शिकारपुर से खुर्जा लिंक होता है, शिकारपुर से जहांगीराबाद लिंक होता है। ये दोनों भी काम 20 करोड़ प्लस से इनको स्ट्रेंथनिंग इन दोनों कामों की गई। वाइडनिंग किसी कारण से नहीं हो पाई, वो अब प्रोसीजर में अब हो जाएगी। ये सब हुआ। एक जो हमारा मुख्य मार्ग है बुलंदशहर से जब हम जाते हैं तो मेरी पूरी शिकारपुर विधानसभा की लाइफ लाइन है अहमदगढ़ तक, उसके बाद डिबाई लग जाती है जी। पहले ये पूरी ध्वस्त थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, कुछ नहीं हुआ, मतलब रास्ता कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, हम लोगों को नहीं पता था। तो 22 करोड़ रुपए की लागत से पहले इसको सही कराया और पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस बार 122 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। वो 2 वे
10 मीटर चौड़ा पूरा हाईवे, स्टेट हाईवे। ये जो बुलंदशहर से जो रोड जा रहा है, रोड जा रहा है, ये रोड इसी वजह से इस पे काम नहीं हो रहा रोड पर कि इसका चौड़ीकरण की वजह से? उसका टेंडर हो गया, अभी काम शुरू हो जाएगा, अभी उसका शिलान्यास। तो 4 लाइन हो रहा है या 2 लाइन हो रहा है, 10 मीटर चौड़ा हो रहा है। अच्छा, 10 मीटर चौड़ा हो रहा है, काफी चौड़ा हो रहा है। क्योंकि मुझे अभी कई बार जाना का वहाँ मौका मिला, तो उनका विधायक जी तो इस रोड से रोज निकलते हैं। 6 महीने बाद जब आप जाओगे जी, तो बिल्कुल रोड आपको शानदार मिलेगी। शानदार मिले। अभी आपके अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप लाना चाहते हैं, ऐसे कार्य आपके मन में है? अभी बहुत सारे काम हैं जी, अभी, क्योंकि हाँ, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी की कृपा से और पूज्य महाराज जी तो कर ही रहे हैं, पूरे प्रदेश का समग्र विकास कर रहे हैं जी। जेवर में एयरपोर्ट बना है जी, और जेवर से सटा हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर अथॉरिटी की जो जगह है तो वो सारी प्लान्ड है और उसका सबका एक्विजिशन हुआ है या धाराचार हुई है, तो वहाँ भूमि ज़्यादा उपलब्ध नहीं है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए। तो वो सारा जो प्रेशर है कहाँ जाएगा, ये बड़ी बात थी जी। और प्रेशर वहीं जाता है कि जहाँ रास्ता सुगम होगा। जी बिल्कुल, उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया है। एक तो जेवर से लेकर के, जेवर से खुर्जा, खुर्जा से शिकारपुर और शिकारपुर से अनूपशहर, ये गंगा और यमुना को जोड़ने वाला एक स्टेट हाईवे बनाने का हमारा प्लानिंग है। उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी मिल करके उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें हम सफल होंगे तो जेवर से जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सीधा खुर्जा आएगा और शिकारपुर आएगा जी। हमारे किसान की ज़मीन महंगी होगी, यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगेंगे और लगे भी हैं। मेरे यहाँ बान में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है और अभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो छतारी से और पहासू वाला जो एरिया है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर लोग बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर आ रहा हूँ। तो रास्ते का ही खेल है सर। तो अभी एक तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, इसके लिए प्रयासरत था जो मैंने बताया। ये 122 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए अभी पीछे, जस्ट पिछले वित्तीय वर्ष में लास्ट में सैंक्शन हुए हैं। जो मेरी दोनों रोडें चौड़ी हुई हैं, शिकारपुर जहांगीराबाद और शिकारपुर खुर्जा, इन दोनों की स्ट्रेंथनिंग अभी पेंडिंग है, उस पर काम चल रहा है। भगवान कृपा से वो भी हो जाएगा। एक और हमारा एक और रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं, रेवाड़ा, खैलिया, अहमदगढ़, पहासू, सोमना जी। इसको भी मैं, इस पर भी काम कर रहा हूँ। ये पूरा अगर हमारा एक स्टेट हाईवे डिक्लेयर होता है, ओडीआर स्टेट ना हो, ओडीआर अगर हमारी डिक्लेयर होती है और ये 7 मीटर भी चौड़ा अगर हमारा रास्ता बनता है तो ये बहुत एक बूंद की तरह काम करेगा। ये मेरे जो पश्चिम का जो क्षेत्र है मेरी विधानसभा का, उसको सीधा NH91 पे निकाल देगा कभाना में जाकर के। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कितने गांव हैं आपकी विधानसभा में लगभग? मेरे मजरे गांव मिला दें तो 2 to 9 है, 229 है। 229 गांव हैं। 3 सभी गाँव में दौरा होता रहता है, चलाना जाना? मेरा पिछली बार भी प्रत्येक गांव में मेरी विधायक निधि से, जिला पंचायत से, जितने भी माध्यम है, मंडी से, त्वरित योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सब मिला के एक काम मैं जरूर करता हूँ। ये मेरा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 2002 से मेरा नियम है और मैं डिक्लेयर कहता हूँ कि जिस गांव में मेरा पत्थर नहीं होगा वहाँ मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये आपका संकल्प है? रहता ही है जी। इस बार की अगर मैं बताऊँ, अभी 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मजरे में मैं गया हूं धन्यवाद सभाओं के माध्यम से जी। मतलब एवरी स्क्वायर इंच ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी, हर गांव में मैं गया हूं और हर गांव में मीटिंग हुई है मेरी। 300, 400, 500, 2-2 हज़ार तक, 1000 तक, 1000 तक बैठक हुई है। और वहाँ मैंने समाज से पूछ के भाई मुझे क्या करना है ये बता दो, पहले धन्यवाद दिया, फिर एक पूरा अपना डाटा कलेक्शन, ये शुरू से मैं करता हूँ। तो वो मैंने किया कि मुझे किस गांव में करना क्या है जी। मुझे ये भी पता मेरे किस गांव के किस रास्ते में कितनी धच्ची हैं, पैच रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सारा डाटा कलेक्शन, अभी आप बाहर बैठेंगे मैं कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। अभी आप बैठे थे, जैसे 2 गाँव के लोग आए तो उनका डाटा मैंने निकाल के दिखाया कि भाई जब मैं गया तो ये काम मुझे करने हैं। उन पर मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली वर्क करता हूँ, चल रहे हैं सारा। लगभग 60 गाँव में मैं विधायक निधि से, त्वरित से, मंडी से, जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायतों से, अन्य योजनाओं के अंतर्गत लगभग टच कर चुका हूं। और धन्यवाद सभा खत्म होने के बाद ही मैंने लोकार्पण के कार्यक्रम शुरू कर दिए
और लगभग 40 गांव के अंदर मैं लोकार्पण के माध्यम से काम ले करके जाकर के लोगों से इस बहाने मिलना जुलना होता है, साथ बैठते हैं सब, एक कनेक्शन बनता क्या कनेक्शन तो है ही, क्योंकि मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपका जो स्वभाव है बड़ा सौम्य स्वभाव है, और राजनीति में सौम्य स्वभाव का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लोग, जो जनता है वो आपको अपना नेता चुनती है, और नेता चुनने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हमारा आदमी है और ये हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन में लेके जाएगा, और हमें ये महसूस होगी कि भाई हम इससे अपनी बात अधिकार के साथ कह सकते हैं। तो ये एडवांटेज तो आपके साथ है, और इसी एडवांटेज के साथ शायद मुझे लगता है कि आप चौथी बार विधायक हैं। धन्यवाद। क्योंकि जनरली लोगों का एटीट्यूड, व्यवहार जो है वो बदल जाता है। वो क्या है ना, वो दोनों चीज़ें बड़ी आवश्यक है, मैं इसमें ऐड करूँ जी, क्योंकि समाज में ऐसे भी तो जो गुंडा है, चोर है, फरेबी है, झूठा है, तो वो कहीं अलग थोड़ी कॉलोनी है उनकी, समाज में कहीं ना कहीं रहते हैं। वो सही बात है। अच्छा, उनके साथ खग जाने, खगही की भाषा, जिसको जैसी भाषा समझ में आती है ऐसा भी बदलना पड़ता है। कई बार अधिकारी भ्रष्ट टाइप होते हैं, वो जनता का शोषण करते हैं, उनको फिर दूसरा रुख भी अख्तियार करना पड़ता है जी। लेकिन जो मेरे मालिक हैं, जिनकी वजह से मैं आज बैठा हूँ, जिन्होंने मेरा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, उनके लिए तो सौम्य है, उनसे तो एक रिश्ता दूसरा है। उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, समाज में सभी तरीके की परिस्थितियाँ, सभी तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जो समाज के जो सज्जन व्यक्ति, चले और जो भले लोग हैं, गरीब आदमी। अभी मैंने कल बहुत बड़ी बैठक की है जी। एक और मैंने यहाँ काम किया है, मेरे यहाँ जितने समाज के लोग मेरे यहाँ निवास करते हैं, उन सबके प्रतीक स्थल मैंने बनाने का काम किया है जी। शिकारपुर में जब आप घुसेंगे तो भगवान परशुराम चौक आपको दिखाई देगा, जो हमारे जिले में पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया। हमारे जिले में और कोई ऐसा स्थान नहीं है जी। आप उधर जाएंगे, पूरे मेरे जाट भाइयों का ये कहना था शहीद भगत सिंह चौक बनाने के लिए जी। तो हम लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक बनाया जी। मेरे यहाँ वैसे समाज निवास करता है, उनका अग्रसेन चौक मैंने बनाया, बिल्कुल प्रतिमा लगी मिलेगी। उन जगहों के नामकरण, एड्रेस ही उससे शुरू हो गए जी। मेरे यहाँ बघेल समाज निवास करता है, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 20,000 वोट है। तो मैंने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर चौक बनाया, और कल मैंने उसके परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग की। मेरे यहाँ 53 गाँव में, पासों में 9 गाँव में, शिकारपुर में बघेल समाज निवास करता है जी। प्रत्येक गांव से वहाँ उपस्थित थी। कहीं अगर 2 परिवार भी हैं, उनको भी मैंने बुलाया, और लगभग 2,500 की संख्या में बघेल समाज इकट्ठा हुआ। मेरे साथ सबने भोजन किया और सब मिलना जुलना हुआ। दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसे मैं करता रहता हूँ जी। मीणा मेरे यहाँ निवास करते हैं, मीणा समाज निवास करता है। हाँ, उनके लिए मैंने मीन भगवान चौक बनवाया है, उसका भी मैं करने वाला हूँ। और छत्री समाज मेरे यहाँ निवास करता है, उसके लिए भी मेरी योजना है कि मैं महाराणा प्रताप चौक का एक निर्माण कराऊँ। तो इससे क्या होता है कि इससे एक सामाजिक समृद्धता बनी रहती है, और एक जो लोग निवास कर रहे हैं जिस जाति के लोग, तो उन स्थलों से उनका एक कनेक्शन बनता है और उनका एक पहचान बनती है, आइडेंटिटी बनती है। तो ये हम लोगों ने बड़े लेवल पे किया है। और अभी लगभग मैं काफ़ी गाँवों में लोकार्पण कर चुका हूँ, और धन्यवाद सभा के माध्यम से सब जगह मेरा भ्रमण हो गया। मेरे पास पूरा डाटा कलेक्शन है। मेरे पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, लगभग 2000 बघेल समाज के लोग जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिनको स्वयं से मैंने फ़ोन करके आह्वान किया कि आपको आना है, वो सब आए जी। तो वो सब, मतलब 2000 इज़ अ बिग नंबर। वो मेरे पास सब कलेक्शन है, सब सूची। जैसे मैं लोकार्पण में जाता हूँ जी, तो अगर आप देखना चाहेंगे मैं भी दिखाऊंगा। अंदर से रजिस्टर लाना जरा। तो जो मेरा रहता है तरीका, तो उससे पूरा गांव, मतलब हर गांव का प्रत्येक परिवार वो आता है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली मैं उसको इनवाइट करता हूँ, मैं उसको जो है निमंत्रित करता हूँ। जैसे मेरा ये रहता है, ये गांव है पारोली जी। तो पारोली में मैंने ये पत्र लिखा कि मैं इतनी तारीख को फलां से फलां जगह जो सड़क बनी इसके लोकार्पण के लिए उपस्थित होऊंगा, ये चिपका दिया। और हर गांव में सारे लोगों के नंबर, सारे कॉल नहीं, ये सब गए हैं जी। ये मेरा आदमी गया है, उसके दस्तखत करा के लाया है, ऑर्गेनिक सिग्नेचर और ऑर्गेनिक डाटा है जी। तो हर देहरी पे गया है, बिल्कुल। जैसे मेरे बेटे की शादी हो उसमें बुलाऊंगा, ऐसे बुलाता हूँ। तो ये सब लोग आते हैं। फिर ये सब है, ये मैंने, ये इस गाँव का, ये अजनारा में
तो यहाँ सबको मैंने सूचना की है, सब पर्सनली गया है, मेरा आदमी गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सराहनीय वर्क है आपका। हाँ, ये देखो, ये सारे पूरे गांव में हर जगह। तो इस तरीके से मैं लोकार्पण करता हूँ और इस तरीके से ही मेरी धन्यवाद सभाएं हुई। आप अभी देख भी रहे हैं, लगभग 100 से 150 लोग पर डे सुबह 9 बजे जी मेरे साथ अपनी समस्याओं को लेकर के बैठते हैं, तो अधिकारियों से बात करके उनका निस्तारण करने का काम करते हैं। वो भी डाटा है, जैसे अभी जो मैं काम कर रहा था उसकी भी एक शीट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब मैंने एक और भी अच्छी चीज़ आपके यहाँ देखी कि आप जो भी लोग आते हैं उनके नाम लिख लेते हैं, शीट है और सीरियल वाइज उनको बुलाते रहते हैं। हाँ, शीट है वो मेरे यहाँ रिकॉर्डेड है। जैसे पिछली बार मैंने 81,000 सिफारिशें की। बड़ी बात है, बड़ा अच्छी है। एंड आई न्यू, और उन 81,000 में लगभग 29,000 लोग पर्सनली आए मेरे पास जी, क्योंकि कोई 2 बार भी आया, 4 बार भी आया, अपनी समस्याओं को लेकर के आया और उसकी समस्या के लिए हम लोगों ने उचित स्थान पर बात कही, सिफारिश की। ये पूरा एक सिस्टमेटिक रहता है। बुलंदशहर जनपद जो हेडक्वार्टर है, आप वहाँ रहते हैं, आवास है आपका, यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है काला आम, और काला आम के ऊपर एक शहीद स्तंभ वहाँ बना हुआ है। वो शहीद स्तंभ 1857 की गदर में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों को फांसी दी गई थी, उन लोगों के याद में वो चीज़ बनी हुई है वहाँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लोग एक्चुअल हीरो वहाँ थे, उनका वहाँ कोई ना नाम है, ना कोई स्टैचू है। तो ये अपने आप में, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। असल में हमारे पास सूचनाएं भी पुष्ट हैं, और ये यही नहीं, ये तो ओवरऑल पूरे देश के साथ हुआ है जी। और लोगों ने एजेंडे के साथ इतिहास बनाने का काम किया। बुलंदशहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, उन्होंने पेंशन लेने से को अस्वीकार कर दिया। बट ऐसे लोग, जिन लोगों ने वाकई में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नुकसान उठाए, जिन्होंने अंग्रेज़ों से फाइट किया उस जमाने में, तो वो लोग जो है अननोन है अभी, वो हिडन हीरोज़ हैं। गजेटियर में उनका नाम है, नाम भी है, वो रखा जाना चाहिए। गजेटियर में जिन लोगों के नाम हैं उनको तो लगाया जाना चाहिए। सरदार भगत सिंह देश के हमारे बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, और पूरे देश में उनकी मूर्तियां। आपकी बात से सहमत हूँ, और इसमें मैंने पहले भी ये बात उठाई भी थी, इसको फिर रखने का काम करूँगा। भाई कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जो गजेटियर है उसमें जिन लोगों को यहाँ काले आम पे फांसी दी गई, तो उनका एक पट्टिका ही आप लगाएं, उनकी लगा दें, और जो उनके फैमिली जो परिजन हैं उन लोगों को बुला के एक सम्मान, इस तरीके की चीज़ें हो जाएं। आपका जो सलाह है वो बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा एक मेरा सलाह का सवाल था कि यहाँ बुलंदशहर में जाम की बड़ी स्थिति रहती है, तो एक रिंग रोड की यहाँ उस पर चल रहा है, माननीय सांसद जी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं जी। अभी एक और, जैसे मेरा ये रोड सैंक्शन हुआ 122 करोड़ का, इसके साथ ही प्रस्ताव गया था बट वो रुक गया। अब दोबारा उसको हमने भेजा है, जहाँ आप डीवी कॉलेज से जाते हैं और टी पॉइंट तक आगे जहाँ चीलघर है, ये बहुत ही सघन एरिया है जिस पे रास्ता रहता है। तो 64 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी चौड़ा करने का प्रस्ताव। वहाँ स्पेस थोड़ा कम है। यस, तो वो क्या होता है कि ये नेक गर्दन घुट जाती है, रास्ता वहाँ से आता है, इधर निकलते बिल्कुल टी पॉइंट पे आने के बाद वहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ने पर दिक्कत हो जाती है। तो ये जब चौड़ा हो जाएगा तो उससे राहत मिलेगी, और रिंग रोड का भी चल ही रहा है पूरा। विधायक जी, एक मेरा सवाल और है आपसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जल बोर्ड से ये भी गाँव में टंकियों की जो योजनाएं चल रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी नहरें निकली हुई हैं, और ये जनपद बुलंदशहर गंगा और यमुना के बीच का एक जनपद है। यहाँ पानी की जो उपलब्धता है वो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब ये पता नहीं कौन लोग स्कीम बना रहे हैं, किन लोगों की ये जो है थॉट है कि यहाँ हर गांव के अंदर टंकियाँ बनाई जा रही हैं। देश की आज़ादी के बाद जैसे तैसे करके तो सीसी रोड बने हैं गांव में, और वो सीसी रोड को बीच में से वो तोड़ते हैं, उसके बाद पाइपलाइन बिछाते हैं, और फिर उसमें वो एक टेप लगा देते हैं, मतलब उसको एक जॉइंट कर देते हैं। तो पूरे गांव के रोड उन्होंने बेकार कर दिए हैं, और इवन वो सब चीज़ होने के बाद भी पानी कोई यूज़ नहीं कर रहा, और पानी कहीं जाता नहीं। सब लोगों के पास अपने नल हैं, अपने अपने समरसीबल हैं। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इसको बुंदेलखंड में लेके जाइए, इसको आप जो है महाराष्ट्र में, आप वहाँ राजस्थान में, जो ऐसे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है जहाँ पानी की कमी है, जहाँ लोगों के पास पानी नहीं है, वहाँ ही प्रोजेक्ट लगने चाहिए। यहाँ ये प्रोजेक्ट लग भी गए हैं तो उनका यूटिलाइज नहीं है। तो इस पर क्या कहना है आपका? ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और बड़े जो ब्रेन्स हैं देश के वो इस पर काम करते हैं। हम लोग तो अपने डोमेन में सोचते हैं,
यूँ तो ये पूरे देश में ही चल रही है जी। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जहाँ का पॉल्यूटेड पानी है जी। तो ये हो रहा है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो कंपनियां हैं ये अभी अच्छे से ऐसा काम नहीं कर पा रही हैं। इसकी बात उठ रही है, पूरे जनपद में उठ रही है, एडीएम साहब के यहाँ भी चल रही है। अभी एक्सियन लोगों से भी मैंने बात की और सारे जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं। गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता पे भी दिया जाए। उसके अलावा जो पिछले 30 साल का जो डेवलपमेंट वर्क है जी, और विभिन्न माध्यमों से हुआ है, वो विधायक निधि से भी हुआ है, जिला पंचायत से भी हुआ है, वो मंडी से, मतलब सारी योजनाएं है, सभी अपने अपने लेवल से सारे और बड़े मुश्किल से एक प्रधान या एक विधायक बहुत लालायित रहता है मेरे यहाँ 100 मीटर सीमेंटेड रोड बन जाए जी। और इन्होंने 1,000 मीटर सीमेंटेड रोड तोड़ के एक तरफ रखती हैं। हालांकि उसको बनाने का उसमें प्रोविज़न है, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि इसको बनाया जाए। एटलीस्ट गांव में, जैसे गांव में ये लोग घुसे थे तो उसको ऐसा करके जाएं जी। बिल्कुल, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ, तो उससे क्या है ना कि अभी लोगों को बड़ा दर्द होता है कि वो प्रॉपर उस पर वर्क नहीं करते। नहीं, वो काम ऐसा लगता है कि मेरा अपना ही मकान टूट रहा है, मेरे घर के आगे सीमेंटेड है। बिल्कुल ये समस्या रहती है। विधायक जी, आप बहुत शानदार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और मेरा भी ये मन हुआ है कि मैं आपके क्षेत्र में जाऊं जरूर, आप और वहाँ कुछ गाँवों में कवरेज करूँ। जाइएगा, क्योंकि हमारा अभी उद्देश्य यही होता है कि भाई गांव की जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, मीडिया समाज का आईना है, तो हम भी यही एफर्ट्स करते हैं। मंत्री रहते हुए आपको एक पूरा अनुभव तो था ही, तो पर्यावरण मंत्रालय आपके पास था, स्टेट मिनिस्टर थे आप, तो उसमें कुछ ऐसा कोई काम कर पाए आप जो है कि यादगार? उसमें ऐसा मैं अकेला क्या करता, वैसे मेरा जो कार्यकाल था मोस्टली तो वो कोरोना काल उन दोनों चलता रहा, तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लगे रहे। कई बार दिल्ली वालों ने हमारे मजदूर छोड़ दिए, कई बार महाराष्ट्र से, कई बार राजस्थान में परेशान हो गए। और यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त, भाई उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है, आप चारों तरफ एडजॉइनिंग स्टेट में अगर देखेंगे, जहाँ कोरोना आके थम सा गया जी, रुक सा गया, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे मरीजों की संख्या। और हमने जब कोरोना ख़त्म हुआ उससे पहले तो रोक दिया मुख्यमंत्री जी ने कोरोना जी। ज़बरदस्त काम हुआ। अब मेरे यहाँ बुलंदशहर में अगर आप देखेंगे, मेरे शिकारपुर में देखेंगे, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट आपको नज़र आएगा, पेडियाट्रिक वार्ड जो है बनाए गए और मतलब बहुत काम हुआ कोरोना में। तो बहुत तो हम लोग मोस्टली उसमें लगे रहे। बाकी पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। और आप ये समझें कि इस बार आपने सर्दियों में देखा होगा, बुलंदशहर हमारा विश्व का 5वां या 6वां सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में आता था, बट इस बार नहीं आया, इस बार 137वें नंबर पे था जी। और नोएडा में भी काफ़ी काम हुआ। फॉर बेसिकली जो यहाँ फ़ायदा हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर वर्ष 20+ करोड़ वृक्ष लगाने का रहा, 25 करोड़ फिर 28 करोड़, तो उसका बहुत बड़ा लाभ है पूरा। अब वो जब पूरा हमारा अच्छा, मतलब हर तरफ जो है फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, तो उसके कारण भी बहुत फर्क इसमें पड़ा। पॉल्यूशन होने का रीजन तो दिल्ली एनसीआर में यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो पेड़ कम, लोग जो बिला वजह की बात करते थे कि हरियाणा से आ गया, वहाँ से आ गया, नहीं वो वृक्ष काट लोगों ने आपने काट दिए सारे, और आप कुछ काम कर नहीं रहे। जी जी जी। फैक्ट्रियों को भी बड़ा नियंत्रित किया गया है। हमारे यहाँ जो शुगर फैक्ट्री है, उसमें जो मेरी अनूपशहर वाली जो फैक्ट्री है जी, उसमें ZLD प्लांट हम लोगों ने लगाया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। यहाँ पे फ्रूट डिस्टिलरी भी चली, तो काफ़ी बड़ा काम हुआ है। पर्यावरण के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी की दृष्टि रही और बड़ा काम हुआ है। आपको शिकारपुर के जो लोग, जो आपके चाहने वाले और जो आपके क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे ये कहता हूँ कि आप ही की कृपा है जो मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, पवार साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको बारंबार धन्यवाद है। और जितनी मेरी क्षमता ताकत है उतना मैं समर्पित हूँ, सब लोग जानते हैं, सबसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे शिकारपुर से विधायक अनिल शर्मा जी। उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ दी और हमारे जो भी सवाल थे उनका बड़े बेबाकी से जवाब दिया, और हमें आशा है कि ये अपने क्षेत्र और समाज के लिए ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहेंगे। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।